नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम इंडियन जियोग्राफी के जो पर्टिकुलर नोट्स हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, ये जो नोट्स है ये टॉपिक वाइज है पूरा, जैसे हमने प्रीवियस अपने जितने भी रिवीजन के सीरीज डिस्कस किए हैं वैसे ही ये भी है। तो टॉपिक वाइज डेटा आपको यहाँ भी मिलेगा पूरा, और ये सारे लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी में हम देखते हैं जो सामान्य परिचय है उससे क्या क्या फैक्ट हैं जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और देखिए, ये डेटा जो है ये RO जो भी होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और UPPCS प्रीलिम्स के लिए भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो फैक्ट है हमारा, तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब इससे पहले जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं, तो रूस है, कनाडा है, USA है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद फिर इंडिया है। अकॉर्डिंग टू एरिया की बात हो रही है। और जनसंख्या की बात करें तो दूसरा चाइना फर्स्ट पे और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। इसके बाद फिर भारत विश्व का कितना 2.4% भूभाग जो है वो एक्वायर करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके बाद 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अब कौन कौन से जो स्टेट हैं वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे रिलेट करते हैं, तो कुल 8 राज्य हैं। नाम बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम ये सब कहाँ के हैं, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, बाकी ये जो है ये मेनलैंड से हैं। इसके बाद भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी, इस तरह से 4 ऑप्शन रहते हैं और बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और भारतीय मानक समय यानी IST, ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है वो। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है, और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। हमने देखिए जियोग्राफी के इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी के करा के रखे हैं अकॉर्डिंग टू मैप, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन मैप डिस्कस हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है यानी सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट क्या है, इंदिरा कॉल लद्दाख में। और सुदूरतम पश्चिम बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो गुहार मोती गुजरात में है। फिर ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कहाँ है, किबीथू है, ये किबीथू होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। इसके बाद फिर पाक जलडमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से स्थित है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण क्या क्या हैं, तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है, और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। इसके बाद फिर नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7816 मीटर, और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे कहाँ हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मिलाम हिमनद की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, और इसी हिमनद से शारदा नदी यानी काली गंगा का उद्गम होता है। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और उससे संबंधित राज्य, देखिए इससे एक प्रश्न तो पक्का रहता है, चाहे जो कोई भी आ सकता है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नीति उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बुमला अरुणाचल प्रदेश, माना उत्तराखंड, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, भोरघाट महाराष्ट्र, जोजिला लद्दाख और डाफला अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे दर्रे हैं, उनकी लोकेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेट। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या है 10, और शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पे, केरल में।
दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी 4 स्टेट में ये फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र। के बाद पीर पांजाल श्रेणी जो पाई जाती है वो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर अविभाजित और हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। लघु हिमालय स्थित है कहाँ पे? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पांजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसके बाद द्वीप समूह के बारे में हम देखते हैं तो श्री हरिकोटा द्वीप समूह आंध्र प्रदेश के पुलिगढ़ झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिगढ़ झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। देखिए ये सब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको ये सब माइंड में बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू मैप की, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो वो कहाँ स्थित है, या बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। देखिए जियोग्राफी पढ़ने का मतलब आप ये कह सकते हैं मज़ा तभी है जब आपको मैप समझ में आए। अगर आपने मैप नहीं समझा तो फिर ये रटने वाली चीज़ें हो जाती हैं और रट के कोई भी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। और रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है? मुंबई है। उसके बाद राज्य और संघीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश यहाँ 4th नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान इसका क्षेत्रफल इतना है, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से राज्य हैं भाई? तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है और दिल्ली है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। इसका जो एरिया है वो 32 वर्ग किलोमीटर है और ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है तो 64,473 है। और पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। बिल्कुल ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो इनमें से 2 कौन सा? कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। यमन आंध्र प्रदेश में है तथा माहे केरल में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में 2 हैं, कराईकल और पुदुचेरी, यमन है आंध्र प्रदेश में और माहे है केरल में। तो ये 4 जो है पुदुचेरी के ही पार्ट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला तो दैट इज लखीमपुर खीरी। और उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपको याद आ रहा होगा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। इसके बाद तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गारो मेघालय की जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ की है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। और सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान में रहते हैं। शोम्पेन जनजाति ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में से बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बंगाली का नंबर आता है, यानी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? वो है जारवा। कहाँ रहती है? आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिर अपवाह तंत्र, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। और इसका उद्गम जो होता है वो गंगोत्री हिमानी से होता है। और टिहरी में भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? तो ये गंगा कहलाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी तो गंगा। और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो है रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोशी और यमुना। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर। इसके बाद केन, बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदी हैं? तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जयमूली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी कामेंग और कपिली या कोपिली। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम हैं अलग अलग जगह पे। सतलज नदी हिमालय श्रेणियों को काटती हुई प्रवाहित होती है। इसके बाद सतलज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या राक्षस ताल से होता है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, ये क्या करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई कहाँ मिल जाती है, तो वो अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब दक्षिण की गंगा आएगा, दक्षिण की गंगा कौन, तो फिर उसका वो होगा कि कावेरी, ठीक है, और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा तो गोदावरी। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और यह एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। भारत में चंबल और सोन नदियां पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का क्या कहा जाता है, नियाग्रा कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो भाई तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। फुलहर झील से गोमती गोमती नदी की उत्पत्ति हुई। यह पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के मादोटांडा के पास स्थित है। चंदुबी झील असम में एवं हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। हुंडू जलप्रपात सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद जलवायु से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो जो शीतकाल में जो मानसून होता है वो कहाँ से उठता है, तो वो भूमध्य सागर से उठता है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो उसी के प्रभाव से ही शीतकाल में जो होती है ये सारी चीज़ें होती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती हैं और आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी है। माशिनराम मेघालय भारत में ही नहीं अपितु विश्व में वर्षा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और भारत में मानसून का प्रवेश जाहिर सी बात है केरल में होगा। और भारत में लेह जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके बाद फिर प्राकृतिक आपदाएं से रिलेटेड इसमें हम जो भूकंप जोन है उनसे देखेंगे। तो भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन है भाई, तो पहला तो सेकंड है अल्प तीव्रता क्षेत्र 6 या कम, तो इससे लो डैमेज होता है। तो उसके बाद फिर तीसरा है मध्यम तीव्रता क्षेत्र, ये है तीव्रता 7 और डैमेज टू बिल्डिंग। उसके बाद फिर 4 है तो गहन तीव्रता क्षेत्र, इसका जो इंटेंसिटी है वो 8 है और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। और उसके बाद फिर 5वां है अति प्रचंड तीव्रता वाला, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 9 या इससे अधिक होती है, तो वेरी हाई डैमेज होता है। तो ये 4 जोन होते हैं भारत में भूकंप के लिए, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद फिर सॉइल से, तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल चर्नेजोम आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार दक्कन ट्रैप के उत्तरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भाग पर लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो अल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित अवस्था में क्या दिखाई देती है, पीली। और तेजाबी यानी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसमें खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चंबल घाटी में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है, यानी गली इरोजन के कारण हुआ है और केचुई मिट्टी के निर्माण में एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते रहते हैं।
इसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल हरियाणा में स्थित है और बलुई दोमट में मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। एजोला एवं नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके बाद फिर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। उसके बाद सागौन या साल उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। इसके बाद व्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे ढाक अथवा प्लास के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात तट के सहारे पाया जाता है और भारत में सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर इरिगेशन से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66% तथा तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.52 और शेष 11% अन्य मतलब पंप सेट या और सारी चीज़ों से सिंचाई होती है। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो लघु है, मध्यम है और बृहत है। तो लघु सिंचाई परियोजना का मतलब इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और भारत की सिंचाई लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से ही होती है। उसके बाद फिर मध्यम सिंचाई परियोजना, इससे 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई होती है और बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर या इससे अधिक सिंचाई की होती है और बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर कौन सी है? तो वो गंग नहर है और यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। इसका उद्गम स्थल क्या है? बनबासा, उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित है और इस नहर तंत्र की कुल लंबाई यानी जल शाखाओं की लंबाई और राजवाहों और अल्पिकाओं मतलब सभी की लंबाई तो 9,961.3 किलोमीटर है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया जाए। इसके बाद है हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है और चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बांध, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। तो ये तीनों चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। इसके बाद दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई और तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर को किसने कहा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर निर्मित। इसके बाद फिर पर्टिकुलर भारतीय कृषि से कुछ फैक्ट देखते हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल होती है, इसकी बुआई होती है अक्टूबर-नवंबर में, कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो जौ है, चना है, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। खरीफ की फसल की बात करें तो बुआई जून-जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। ऐसे ही अगर जायद की फसलों की बात करें तो इनकी जो बुआई होती है ये मार्च-जून में। ग्रीष्मकालीन फसल है, उनकी प्रमुख फसलें क्या है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां इत्यादि। इसके बाद मैक्रोनी गेहूं फसल असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रस्ट क्या है? तो गेहूं की फसल का एक रोग है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है और ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं और राई के मध्य संकर का एक प्रतिफल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर गेहूं है। इसके बाद चावल की किस्म उगाने का समय कौन कौन सा? तो 3 टाइप की चावल किस्में भारत में उगाई जाती हैं, अमन, आस और बोरो। तो अमन जून-जुलाई में बुआई होती है, नवंबर-दिसंबर में कटाई होती है। आस की मई-जून में बुआई होती है, सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है और बोरो की नवंबर-दिसंबर में बुआई होती है और मार्च-अप्रैल में कटाई होती है। तो ये चावल तीनों की किस्में थीं। चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी? तो जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, तो एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। इसके बाद वैश्विक स्तर पर मक्का क्या है? तो उसको अनाज की रानी कहा जाता है और मक्का और गन्ना C4 टाइप के पौधे हैं। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू ये क्या है? ये C3 टाइप के पौधे हैं। वर्तमान में मक्का का उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी होने लगा है। देखिए ये 2021-22 का डेटा है। देखिए चावल में अगर हम ये कहें, इसको नोट भी आप कर लीजिएगा, तो चावल में टॉप पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद फिर पंजाब है
अगर गेहूं की बात करें हम तो गेहूं में यूपी टॉप पर है और एमपी उसके बाद दूसरे नंबर पर है और पंजाब तीसरे नंबर पर है। अगर मक्का की बात करें तो कर्नाटक टॉप पर है, एमपी सेकंड नंबर पे और महाराष्ट्र है। अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार कर्नाटक टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है। अगर बाजरा की बात करें तो फिर राजस्थान टॉप नंबर पर है और यूपी यहाँ पे सेकंड नंबर पे है और हरियाणा थर्ड नंबर पे है। तो बाजरा में यूपी क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्ट थे जिनके बारे में आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षाओं में इस तरह से भी एक दो प्रश्न आ जाए। बारे में देखते हैं तो जो कैश क्रॉप के अंतर्गत क्या क्या आता है, गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन है। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है और जूट भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जूट पैदा किया जाता है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त खोई का उपयोग भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से नहीं अपितु चुकंदर से भी होता है और वर्ष 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई है। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर यानी जो कि तमिलनाडु में है। वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1969 को इसे ICAR का भाग बनाया गया। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि और मूंगफली की फसल में जिप्सम की आवश्यकता अधिक होती है। मूंगफली मृदा मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनेस कुल की फसल है। इसके बाद मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील में मानी जाती है और तिलहनी फसलों में इसका प्रमुख स्थान है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। कर्नाटक शहतूत रेशम में अग्रणी उत्पादक राज्य है। मूंगा रेशम में असम राज्य उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक है और केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। रेशम के सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। और प्रमुख दलहनी फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में मानी जाती है। अरहर की फसल में मुख्य रूप से उकठा रोग लगता है और यह फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। चना रबी ऋतु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने की खेती के लिए हल्की दोमट और दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग कौन कौन से हैं, तो दीमक है, कटवर्म है, फली छेदक है, झुलसा रोग और उकठा रोग है। इसके बाद मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है और मटर की फसल में मुख्यतः 3 तरह के कीट लगते हैं, तो तने की मक्खी, फली बेधक कीट और माऊ। इसके बाद फिर कुछ बागान फसलों के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हुई और एक ये स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई है। मुख्यालय इसका तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चाय है, कहवा है, रबर है और नारियल है। और भारत में कहवा की 2 किस्में होती हैं, एक तो है अरेबिका और दूसरा रोबस्ता। ये दोनों इंडिया में पैदा की जाती हैं। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, इसके बाद कॉफ़ी का मूल स्थान कहाँ है, तो अबिसीनिया है। और अरेबिका कॉफ़ी की उच्च कोटि की किस्म है। चाय के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। भारत विश्व में चाय का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। और आम भारत का मुख्य फसल है और फलों के राजा के नाम से भी विख्यात है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम की जो सीडलेस एक प्रजाति है वो कौन सी है, यानी बीज रहित प्रजाति सिंधु है और विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति भी यही है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई। प्रसंस्करण है तो आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो कुफरी चिप्सोना 2 और केसर सैफरॉन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और इसे वहाँ पे जाफरान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में प्रश्न है कुछ। हरित क्रांति, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को कहाँ हुआ, यूएसए के आईओवा प्रांत में हुआ। मैक्सिको उनका जो क्या रहा वो कर्म क्षेत्र रहा। इसके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया।
भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? तो गेहूं को हुआ। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं और उसके बारे में डिटेल है। तो सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से, काली पेट्रोलियम, गोल आलू उत्पादन से, पीली तिलहन उत्पादन से, लाल मांस और टमाटर, गुलाबी प्याज उत्पादन से, नीली मत्स्य उत्पादन से, हरित खाद्यान्न उत्पादन से और श्वेत जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हम देखते हैं। तो कुल खाद्यान्न में देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? तो वो गाजीपुर में है। और आंवला उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो वो प्रतापगढ़। और पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो वो महोबा में है। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जमुनापारी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की एक नस्ल है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो वो दुग्ध उत्पादन से। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसके बाद राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित वर्ष 2005-06 के दौरान प्रारंभ किया गया एक योजना है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से फैक्ट देखते हैं। तो कृषि विपणन सेवाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कृषि उत्पाद अपने प्रारंभिक बिंदु यानी खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कार्यों को समाहित किया जाता है वो है फसल कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण, विज्ञापन और विक्रय। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद फिर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जिसको नॉफेड कहते हैं, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई। सहकारी विपणन समितियां 3 स्तरों पर कार्य संचालन करती हैं। पहला तो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समितियां और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। इसके बाद वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित कहाँ पे? तो वो नई दिल्ली में। और भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 1985 से। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई तो 1999 में। और उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई 1992 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो वो तीसरी। विटीकल्चर रिलेटेड है तो अंगूर उत्पादन से। और हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? तो वो पंतनगर में है। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे एम.एस. स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी और सी सुब्रमण्यम। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैक्रोनी गेहूं उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं जो सबसे उपयुक्त है। ट्रिटिकेल 2 के बीच का संकर है तो गेहूं और राई को मिलाकर ट्रिटिकेल बनाया गया। और भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो 20 से। और भारत में शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड क्या है? तो वो चाय है। और फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है तो वो दलहनी फसलें हैं। और प्रमुख रेशम की किस्म व राज्य तो ईरी असम, मूंगा रेशम असम, सहतूत रेशम कर्नाटक और टसर रेशम झारखंड। ये फैक्ट याद रखिएगा। मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है? तो वो अरहर की प्रजाति है। और ललित एक उन्नत किस्म किसकी है भाई? तो ये अमरूद की है। और निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अल्फांसो। और भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जया। और भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म भारत में हुआ। स्टॉक फार्मिंग का मतलब पशुओं का प्रजनन है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो मैसूर में। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं किस देश से संबंधित है? तो वो यूएसए से। और सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। मक्का की पत्तियों की शीर्ष का सफ़ेद होना मतलब जिंक की कमी है। और भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताएं तो कृष्णा गोदावरी
डेल्टा क्षेत्र है। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य रबड़, नारियल, कहवा। झूमिंग या पैडा क्या है? तो जंगल को काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ देना, इसी को हम झूमिंग या पैडा पद्धति कहते हैं। लौंग पुष्प से प्राप्त होता है और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का, गेहूं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलरीकल्चर। और पूषा बोल्ड एक प्रजाति किसकी है? सरसों की। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा। और बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो वो धान की। बहार अरहर की एक प्रजाति है। इसके बाद ये सही सुमेलित है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI तिरुवनंतपुरम, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त है सनई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे ज़्यादा स्रोत नलकूप से हो रहा है। मही सुगंधा धान की एक प्रजाति है और राज 377 गेहूं की एक प्रजाति है। राज 3077 सॉरी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है और केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ में। और साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तो तंबाकू के खेत में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है IIVR। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में ये IIPR। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ IISR। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु IIHR। ये थोड़ा इधर उधर टाइप हो गया, लेकिन इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसके बाद भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसके बाद खनिज से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़। हमारे सेशन आपने देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धारवाड़ में सबसे ज़्यादा खनिज क्यों मिलता है। राजस्थान देश का जस्ता और सीसा उत्पादक राज्य है और प्रकृति में तांबा अयस्क अधिकतर आग्नेय और कायांतरित शैलों की परतों से प्राप्त होता है। यह बिजली का अच्छा सुचालक भी है। भारत में तांबे के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश और पूर्वी सिंहभूम झारखंड। मलाजखंड यानी बालाघाट मध्य प्रदेश में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और मकराना से सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर प्राप्त किए जाते हैं। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में और तृतीय कल्प क्षेत्र। इसके बाद गोंडवाना क्षेत्र से सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है? न्यून होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। इसमें 90 से लेकर 95% तक की कार्बन की मात्रा होती है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र से होती है। नूनामाटी तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? तो वो असम में है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए, और इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है? माइका सिटी ऑफ इंडिया। जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। और नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पिच ब्लेड से क्या प्राप्त होता है? तो रेडियम। और इसके बाद फिर विद्युत ऊर्जा से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये केरल में इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। NTPC में के फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित नेवली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण एशिया का प्रथम संयंत्र है। इसके बाद रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना में अवस्थित है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम है और थोरियम जो है दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है। इसके बाद है फिर इसमें थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है और मानुगुरु गुरुजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में यानी वर्तमान तेलंगाना के खम्मम जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित जल रिएक्टर है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में की गई और दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया और यह कावेरी नदी पर है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में है। इसके बाद उद्योग से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं।
राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कोटा में स्थापित है। और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा में भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन की सहायता से की गई। ये याद रखिएगा, राउरकेला की स्थापना जर्मनी के और भिलाई की स्थापना सोवियत संघ और दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन से की गई। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। स्थापना इसकी हुई 1958 में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना वर्ष 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में की गई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया है। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW वाराणसी में स्थित है। मथुरा में तेल शोधन कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में किया जा रहा है। और चुनार मिर्जापुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अन्य कारखाने दादरी गौतम बुद्ध नगर, चुर्क सोनभद्र, डाला सोनभद्र में स्थापित है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात है। और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्ष 1961 में निगमित हुआ और वर्ष 1978 में इसका पुनर्गठन हुआ। इसकी 4 उर्वरक इकाइयाँ हैं। कहाँ कहाँ पे? तो सिंदरी झारखंड में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में और रामागुंडम तेलंगाना में है। इसके बाद फिर प्रमुख उद्योग और उनसे रिलेटेड प्लेसेस दिए गए हैं। तो कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लौह इस्पात उद्योग भिलाई, खनिज तेल शोधन तो अंबाला मुकुल, एल्यूमिनियम JK नगर रेणुकूट, तांबा मलाजखंड जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा काकीनाडा और सूती वस्त्र जो है वो विरुद्धनगर, रेशम जो है वो चन्नापटना, कारपेट कालीन भदोही, सीमेंट कैमूर मध्य प्रदेश, पेट्रोल रसायन हल्दिया पश्चिम बंगाल, लकड़ी कास्ट के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई उद्योग बरेली, एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश, ताले अलीगढ़, रबड़ मोदी नगर, पॉलीफाइबर बाराबंकी और विस्फोटक कानपुर से रिलेटेड है। इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973 से निगमित हुई। और नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल है राजस्थान में अवस्थित है। फुट लूज उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो वो सॉफ्टवेयर है। इसके बाद फिर कागज उद्योग स्थल और प्रदेश दिए गए हैं। तो अमलाई मध्य प्रदेश में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, ब्रजराज नगर उड़ीसा में और राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। इसके बाद फिर केंद्र और उद्योग दिए गए हैं। तो रामागुंडम जो कि वर्तमान में तेलंगाना है, उर्वरक से रिलेटेड है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में तो लोकोमोटिव से रिलेटेड है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। पिपरी उत्तर प्रदेश में जल विद्युत से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की नगरीय संख्या में उच्चतम वृद्धि 1971 से 81 के दौरान हुई। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद कानपुर को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। और बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अनुसंधान केंद्र तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में। और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है। और ICRISAT का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। भारतीय हीरा संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये सूरत में है। इसके बाद नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 में हुई। और वर्ष 1978 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कर दिया गया। इसके बाद इसका मुख्यालय सॉल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में स्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। परिवहन और पत्तन से महत्वपूर्ण डेटा देखते हैं। भारत में 63.72 लाख किलोमीटर यानी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की सड़क का नेटवर्क है, जो विश्व में USA के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इसको डेटा को याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। उत्तर प्रदेश में है झांसी। इसके बाद ये नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3117.64 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से सिलचर 4112.62 किलोमीटर। उसके बाद नेशनल हाईवे 48 दिल्ली से चेन्नई तक 2628.51 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 16 कोलकाता से चेन्नई तक 1621.62 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे 19 ये आगरा से कोलकाता 1269.71 किलोमीटर। तो ये आप डेटा याद रखिएगा। इसके बाद
नेशनल हाईवे 327B मेची पुल पश्चिम बंगाल से भारत नेपाल सीमा तक 1.20 किलोमीटर सबसे छोटा है ये। और सबसे बड़ा के बारे में भी आपने देखा होगा यहाँ पे, ये नेशनल हाईवे 27 जो कि पोरबंदर से सिलचर तक का है। ठीक है, इसके बाद भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होता है। और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे तथा माथेरन हिल रेलवे आते हैं। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी। और वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111। हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ और कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, भारत का पहला और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेशनल जो वाटरवेज 2 है उसकी बात करें तो सदिया से धुबरी तक 1988 में देश के दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित हुआ और कुल लंबाई 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 3 की बात करें तो 1993 में देश के तीसरे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित हुआ, ये कुल लंबाई 205 किलोमीटर। पश्चिमी तट नहर तंत्र यानी कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर और उद्योग मंडल नहर कोच्चि से पथलाम ब्रिज तक 23 किलोमीटर और चंपकारा नहर कोच्चि से अंबाला मुगल तक 14 किलोमीटर। तो ये तीनों मिला करके 205 किलोमीटर का है नेशनल वाटरवे 3। इसके बाद नेशनल वाटरवे 4 की अगर हम बात करें तो देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और कुल लंबाई 1078 किलोमीटर, संशोधित लंबाई 2890 किलोमीटर और इसकी स्थापना हुई 2008 में। नेशनल वाटरवे 5 की बात करें तो कुल लंबाई 623 किलोमीटर, 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुआ ये। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1986 को किया गया। इस प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में स्थित है। पटना में नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट यानी NINI नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंग्लिश हिंदी सबका। कोचीन कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। 1972 में इसे भारत सरकार ने एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया। कांडला बंदरगाह कच्ची खाड़ी के मुहाने से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में स्थित है और यह एक क्या है? एक नेचुरल पोर्ट है। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? तो वो विशाखापत्तनम है। और मार्मुगोवा पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। मार्मुगोवा से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का लगभग 40% भाग निर्यात किया जाता है। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई है तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई और एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम और कोच्चि बंदरगाह क्या है? एक नेचुरल पोर्ट है, जबकि तूतीकोरन एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल है। ये कौन से? तो दाहेज गुजरात में है, हजीरा गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, दाभोल महाराष्ट्र में और एन्नोर तमिलनाडु में है। तो ये जो है 5 लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टर्मिनल हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता का अब नया नाम हो गया है। दूसरा पारादीप, तीसरा विशाखापत्तनम, चेन्नई, वीओ, चिदम्बरम, तूतीकोरन जिसको हम कहते थे पहले, और छठा कोचीन, सातवां न्यू मंगलोर, मार्मुगोवा, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या जिसको नेहा शेवा कहते हैं महाराष्ट्र में है। और फिर 11वां है कामराज एन्नोर, उसके बाद 12वां दीनदयाल कांडला। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कौन सा है? तो वो अलंग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो 167 किलोमीटर। और सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। सिटी ऑफ ब्रास के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद, यानी पीतल के बर्तन के निर्माण के लिए। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ बनती हैं, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी जाती है। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। और भारत का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये पूरा इंडियन जियोग्राफी का हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये सारे प्रश्न लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो UPPCS में है, UPSSC में है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें मिले उनने यहाँ पे उनको कॉन्साइज किया। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए अगर आपको लगता है तो। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पिक्स हैं रिवीजन के लिए या जो महत्वपूर्ण पीडीएफ्स हैं वो सारी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।